तो खाली बस ये कहूँगा, फिर इकरार भाई तफसीलन करेंगे कि एक इस शहर का बासी होने के नाते, इस मुल्क का शहरी होने के नाते मुझे बहुत फ़िक्र थी कि जब अब्दुल सत्तार एदी साहब इस दुनिया से गए, जिंदाबाद, बहुत फ़िक्र थी कि ये एक ऐसी शख्सियत चली गई है कि जिसने, तो अब क्या कहीं कुछ है या क्या नहीं। मैं ज़ाहिर एदी साहब का तो अपना ही मकाम उनका गया, लेकिन वो मेरी फ़िक्र मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत हद तक कम हो गई जब मैंने इस नौजवान को मुतहर्रिक देखा और इस इदारे को देखा। अनवर मकसूद हम सब जानते हैं उनको ज़ाती और जिंदगी में कितना काम किया उन्होंने, और हम जानते हैं कि वो वही कहते हैं जिसको वो जिस बात पे कन्विंस होते हैं वो, और उन्होंने कितने बड़े बड़े इदारों की तो मेकिंग में साथ रहे वो, उनके भी अल्फाज कहना इससे बड़ा काम सनद है पाकिस्तान में मैंने इससे बड़ा काम देखा ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आप जा चुके हैं, मैं खुद जिस लैब की बात हो रही थी वहाँ मैं खुद गया हूँ, और मैंने वहाँ पे, हम अचानक चले गए तो वहाँ पे पूरा एक पलंदा पड़ा हुआ था लोगों की। तो पाकिस्तान के हर बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने जो टेस्ट रिकमेंड किए हुए थे वो टेस्ट वहाँ पर हो रहे थे, बेहतरीन मशीन्स में हो रहे थे, मुफ्त हो रहे थे। जेडीसी में कहता हूँ टू गुड टू बी ट्रू, कि आप कहें यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे वाकई जब आप विजुअल्स देखते हैं, जब आप वो ख्याल सुनते हैं, जब वो आप दावा सुनते हैं तो आपको लगता नहीं कि मुमकिन नहीं है, ये एग्जैजरेट किया जा रहा होगा। लेकिन जितना मुबालगा कर लें उससे ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़फ़र भाई थैंक यू सो वेरी मच। कोई अल्फाज की बुनत की ज़रूरत नहीं है, किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोल रहा है माशाल्लाह। आपकी टीम को सलाम है, सैल्यूट है, और उन तमाम लोगों को जो कि सपोर्ट कर रहे हैं जेडीसी को। लेकिन ये बड़ा यूनिक ख्याल था और ये बहुत बड़े माफिया से टक्कर भी थी इटसेल्फ के एक फ्री लैब का क़याम, और जिससे शऊर और आगाही भी मिले लोगों को कि कितना बड़ा धंधा है ये, उसको एक तरह से बेनकाब भी किया गया और उसका मुतबादल भी दिया गया फ्री लैब की शक्ल में। तो ये ख्याल कैसे मैंने यहाँ शुरू करें, मैं खाली एक छोटी सी मिसाल जो कह रहा हूँ ना, इकरार माफिया, कोरोना बहुत पुरानी बात तो नहीं हुई है, जब कोरोना से लोग मर रहे थे और शुरू में जब टेस्ट वेस्ट पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मेरी यहाँ पर एक बड़े ओहदेदार से बात हुई और मैंने कहा कि यार आप इतना तो रेगुलेट करें ना अस्पतालों को कि मुनाफा कमाए, लेकिन इतना मुनाफा तो ना कमाए ना। तो जवाब ये था कि भाईजान ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं, और ये मैं एक साहिब इख्तियार आदमी से बात कर रहा हूँ, वो कहना भाईजान ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस से ऊपर की बात। वसीम भाई, उस वक्त भी मैंने, जिस वक्त कोरोना आया, मैंने उस वक्त वीडियो बनाई 10वें दिन, मैंने कहा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, आप 14 दिन के लिए एडमिट कर रहे हो, 22 लाख रुपए ले रहे हो, कोई मुझे अपना खाली अस्पताल दो, मैं बनाऊंगा। हुनैद लखानी मरहूम ने खाली अस्पताल की बिल्डिंग दी, मैंने 15 दिन के अंदर वेंटिलेटर, पूरा आईसीयू, एसडीयू, बाई पाइप, सी पाइप, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, पौने 2 साल फ्री अस्पताल चलाया। अभी मसला ये था लैब बनाने का, जुल्म देखे ना, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई, मैंने उसमें बोला ये जो हमारे लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं जरा चेक करें, प्राइवेट क्लिनिक वाला डॉक्टर देखता है इसको है तो कैंसर पहली स्टेज पे, टेस्ट लिख देता है। अब वो बच्चा, मर्द, औरत जाता है पर्चा लेकर किसी लैब, तो बताते हैं जी 2 लाख के टेस्ट हैं, 1.5 लाख के हैं, वो बोलता है मैं अपनी फैमिली में 2 लाख का बर्डन डालूंगा जो पहले ही मफरूज है, जहाँ खाने के पैसे घर में नहीं है, तो वो तीसरी स्टेज पे पहुंच जाता है कैंसर, साल बाद 2 साल बाद, और वो मर जाता है। ऐसे ही होता है ना। मैंने 2 साल पहले रिसर्च की, मैंने कहा ये टेस्टों की असल कीमत क्या है, तो मैंने एक वीडियो जारी की थी, पीले रंग का पेपर बनाया था, मैंने कहा भाई इन टेस्टों की तो असल कीमत जो हम लाखों के करा रहे हैं चंद 100 रुपए। तो एक बहुत बड़ा तबका मेरे मुखालिफ उतरा, उसने मेरा मजाक उड़ाया, उसके पीछे एक तंजीम भी थी, मैं खामोश रहा, कुछ सहाफ़ी भी थे, सब कुछ एक मैटर था पूरा ना, क्योंकि पैसा खर्च होता है यहाँ, मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वर्किंग की। और आज से 1 साल पहले मैंने मेहनत करके दुनिया का सबसे लेटेस्ट TLS सीमेंस का प्लांट जर्मनी का पाकिस्तान में उतार दिया, 17.5 करोड़ रुपए की जगह खरीदी और अरबों रुपए की, तकरीबन कमोबेश 8-8 अरब रुपए की मशीनें हैं वो, कमोबेश शायद। तो और हमने उस लैब का नाम रखा फ्री लैब। फिर मैं आज से 5 महीने पहले गया एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में। अच्छा, चैरिटी हॉस्पिटल आप समझते हैं, फलाई इदारे का। मैंने बोला भाई ये मेरे शुगर के टेस्ट कर दो, टेस्ट हो गए, उन्होंने कहा 21,500 रुपए के टेस्ट हुए, मैंने कहा ये ले पैसे भाई, रसीद दे दें। मैंने ला के वही टेस्ट अपने डॉक्टर्स को दिए। अच्छा, हमारे पास सारे पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स हैं, मैंने कहा टेस्ट जरा निकालना है HbA1c। उन्होंने कहा जफर भाई 17 रुपए कॉस्ट आ रही है। 17 रुपए कॉस्ट आ रही है, सैलरीज वैलरीज, तनख्वाहें, फ्यूल, जगह का रेंट सब डाल के। और मेरा वो टेस्ट पता है कितने का हुआ था? 4,500 रुपए का। 17 रुपए का टेस्ट था। आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई प्राइवेट कंपनी नहीं हो, आप वो टेस्ट 100 गुना महंगा कर देते। मेरा 17 वाला 34 रुपए में कर देते, आप 1000 गुना महंगा कर देते, 170 रुपए का कर देते। आप 10,000 गुना महंगा कर देते, 1700 रुपए का कर देते। आप 20,000 गुना महंगा कर देते, 3400 रुपए का कर देते। 35,000 गुना। अभी ब्लड कैंसर का लड़का मरा, 4 साल जिंदा रहा, जवान बच्चा था। उसके बाप से पूछा कितने के टेस्ट हुए? बोला 89 लाख का मकरूज हो गया हूँ। कितने का? 89 लाख का। वो बूढ़ा बाप जिसकी इकलौती औलाद मर गई ब्लड कैंसर में, जब उस टेस्टों की हमने असल कॉस्ट निकाली, चंद लाख रुपए।
बात सिर्फ इतनी सी है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। हाँ। अभी मैंने क्या बोला गवर्नमेंट से, मैंने बोला कि भाई मैं जैसे कराची में एक दिन में 35,000 टेस्ट हो रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, जो पर्चा आ रहा है फरवरी 2023, सितंबर 2023 करवा ही नहीं पाए टेस्ट। क्यों नहीं करवाया अम्मा? अच्छा ये हुआ जब मैं वो लैब में जब मैं खड़ा था तो कुछ पेपर्स मैंने वैसे ही पेपर्स का एक पलंदा था तो मैंने उठाया तो एक तो पेपर कुछ पेपर से उसी दिन की तारीख थे, फिर मैंने निकाला तो मैंने कहा ये 2023 का टेस्ट, मैंने कहा शायद पुराने पेपर पड़े हुए हैं, आप तो कह रहे थे आज के पेपर हैं सारे, तो ये दो, उन्होंने कहा भाईजान आज का ये डॉक्टर ने 2023 में लिख के दिया था, 22 में लिख के दिया था, ये पूछता तब तक उससे टेस्ट कराया नहीं है, पूछा था आज पहुंचा है हमारे अल्लाह पास, तो पर्चे आज के ये तारीख 2023 की थी कि तब का डॉक्टर ने टेस्ट दिखा हुआ अच्छा, है, मैं- टेस्ट आज करा रहा है। वसीम भाई मैंने बार कोड दिखाया था उसी दिन का लगा था। बार कोड दिखाया था उन्होंने। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल बनाने जा रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों उसको डिले किया? मैं अस्पताल बना लूँ 100 मंजिला, 100 मंजिला अस्पताल में 1000 बेड हो जाएंगे, ठीक है, 1000 मरीजों का टेस्ट करूंगा ना मैं, 1000 की ओपीडी करूंगा, 1000 का ऑपरेशन करूंगा, बस। सही। हमने क्या काम किया है? हमने बोला आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, आपका इलाज लियाकत नेशनल में हो रहा है, आपका इलाज डाउ में हो रहा है, आपका इलाज जिना, सिविल, अब्बासी, कतर, सिंध गवर्नमेंट किसी भी अस्पताल में हो रहा है, आपके इलाकों में लाखों जो कराची में ओपीडियां और क्लिनिक खुले हुए ना छोटे छोटे इलाकों में, तुम जितने मरीज हो तुम ये 250 किस्म के टेस्ट कहीं से भी जो तुम्हें डॉक्टर लिखे दे, आओ यहाँ से करा लो। तुमसे ना सवाल पूछेंगे तुम्हारा मसलक क्या है, ना पूछेंगे तुम्हारी जबान क्या है, ना पूछेंगे तुम्हारा मजहब क्या है। ज़कात गरीब मुसलमानों पे, सादात का अलग फंड है, गैर मुस्लिमों के लिए कंपनी का CSR फंड है। तो हमने तमाम जितने अस्पताल थे सबको बुला लिया नुमाइश चौरंगी पे। मैंने भी एक और जगह खरीदी है। कौन 65,000 रुपए का MRI करा सकता है? डॉक्टर तो यूं लिखता है, आप जाएं बोले कमर में दर्द हो रहा है अम्मी के, वो ये नहीं पूछेगा माँ ने सुबह खाना खाया, घर में पैसे हैं नहीं है। राशन था या नहीं था। एक बहुत बड़ा मसला है जो आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूँ। 65,000 रुपए तनख्वाह पाकिस्तान में एक तजुर्बाकार आदमी की होती है। 65,000 रुपए तनख्वाह, झूठ तो नहीं कह रहा ना? ऐसा ही। आपका कोई अच्छा कैमरामैन होगा उसकी 65,000 तनख्वाह होगी, ऐसे ही है ना? स्किल्ड लोग जो है ना? हाँ। 35,000 रुपए घर का रेंट, 15,000 रुपए के इलेक्ट्रिक, है ना? 3 दिन भी डिले करोगे बिजली गई। 50,000 रुपए ये हो गए। दिन में 2 बसें करता है तो 150 रुपए जाने का, 150 आने का, 9,000 रुपए बस का किराया जहां कहीं नौकरी करता है। अब बचा 1,000। शिमला मिर्च का रेट है 850 रुपए। क्या खाएगा? 1,000 में राशन आएगा? 1,000 में बच्चों की फीस देगा? 1,000 में बच्चों को कपड़े दिला सकता है? कुछ क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाला मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इतना डिप्रेशन में हम नुमाइश चौरंगी पे सैरी कराते हैं। हमारी सांसें बंद हो गई हैं, हम जनी मरीज हो गए इस वक्त। जो रश 20 रमजान को होता था, भाई हमारे यहाँ तो सेठ खिलाते हैं ना हर साल। इकरार साहब की पहली रमजान की सहरी है। अब इकरार साहब उसमें हिरन खिलाएं, इकरार साहब उसमें दाल चावल खिलाएं, उनकी मर्जी। सेठ है, वो कहते हैं अल्लाह ने बोला है जो अपने बच्चों के लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए। अब मैं उस सेठ को कैसे बताऊं कि पिछले साल पहली रमजान को आपने 200 देने की थी, इस बार पहली रमजान को आपने 800 देने करनी है। कल 6,500 थाल लगे आज सुबह की सहरी में। तनवीर साहब है अमेरिका में, उन्होंने करवाई थी। 6,500 थाल का मतलब है कमोबेश 19,000 लोगों ने चौक पे, चौरंगी पे, रोड पे, सड़क पे, खुले आसमान के नीचे बैठ के सैरी की है, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। और मैं एक और चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं हल्फिया कह सकता हूं, मैं रोजे में हूं। लाखों खानदान पाकिस्तान में सैरी में अपने बच्चों को, बीवियों को नहीं उठा रहे, सिर्फ इस खौफ से कि अगर बच्चा उठेगा तो खाली पानी पी के क्या करेगा। तो वो कहते हैं बच्चा उठेगा माफी मांग लेंगे, बेटा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चला जा, हमारी आंख नहीं खुली। और वो बाप अफ्तारी के टाइम पर घर में नहीं मौजूद है, अफ्तारी में भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों के हालात तबाह बर्बाद हो चुके। अफसोस, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है, क्यों हमारे लोग, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, लोगों के माशी हालात पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लोगों के घर में कयामत है। आप जाएं बाजारों में, जाएं फलों के ठेलों पे जाएं, लोग ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है। क्या हालात हैं लोगों के। मैं तो दंग हूं, मैं दंग हूं। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां से लेकर आजाद कश्मीर तक हम डेली, हमारे जितने दस्तरखान हैं इस वक्त कराची में 28 मकामात पर हैं, फैसलाबाद है, भाई रश 6 गुना बढ़ा हुआ है। कोई फैशन वैशन नहीं है, कोई सड़क पे नहीं खाता, मेरा बाप, आपका बाप, हम भाई नहीं है हालात। ये पिछले बरस तो, और अब ज़ाहिर अब भी हम सहरी पे आएंगे, ऐसे ऐसे खानदान के जिनको देखकर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो फुटपाथ पर या सड़क पर बैठकर सहरी करना चाहेंगे। और सर, ये कोई हमने तो बहुत कहानी सजा दिया दास्तानी है। अपनी आंखों देखी से हुई देखी बात है। चीज़ है। मैं झूठ ऐसे नहीं बोल रहा पढ़े यार लिखे भाई। लोग, ऐसे अच्छे दिखने वाले के जिनके बारे में आप ये सोच भी नहीं सकते कि यार अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ फुटपाथ पर बैठ कर। यार हर एप्लीकेशन क्या आ रही है? देखिए पहले हमारे दफ्तर में रमज़ान में एप्लीकेशनें आती थी, पूरे रमज़ान में एप्लीकेशन आती होगी 1.5 लाख 2 लाख। इस वक्त चले जाएं आपको ऐसा लगेगा राशन बटने वाली लाइन है।
वो एप्लीकेशन देने वाली लाइन है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने ऊपर रख के बात करूंगा। मेरी बीवी को कल को किसी इदारे के बाहर दरखास्त लेके जाना पड़े, यकीन जाने भले 10 कदम के फासले पे इदारा हो, पाँव नहीं उठेगा। बार बार प्रेशर आएगा दिमाग में, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चों की फीस देनी है। मिस ने क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया सबके सामने, या घर में बिजली कट चुकी है, अब दवाई लेकर आनी है, तकलीफ। जैसे तैसे भारी कदमों से इदारे तक पहुंचेगी। इदारे की कोई तो पॉलिसी होगी कि बहन दरखास्त दे दें, हम वेरीफाई कर लेते हैं। वो कैसे वो दरखास्त दे के खाली पाँव घर लौटेगी कि बर्तन अब भी खाली है? कयामत हो चुकी है लोगों के साथ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम जिन लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं ना, कसम खुदा की रो रहे हैं देख देख के। लेकिन बात सिंपल सी है कि हमारे हुक्मरान बहुत ज़्यादा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये इतना काम करने की ज़रूरत बाकी है, और इतने सारे शोबे हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, चाहे वो तालीम है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मुफ्त खाना है, चाहे वो इफ्तारियाँ हैं, सहरियाँ हैं, मेडिकल का शोबा है। ये फ़र्क बढ़ता नहीं जा रहा। जो ज़ाहिर है जो जिनको इस्तिताअत दी है अल्लाह ताला की ज़ात ने, उनके लिए भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। कैसे हो पा रहा है और मुस्तकबिल में कितना कर पाएंगे आप? नहीं हो पा रहा। देखें, हम मैं आपको समझाता हूँ, हम परेशान हो गए। एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा महीने का 1.25 करोड़ है। कराची में हर चौरंगी में डायलिसिस सेंटर तकरीबन खोल दिया है। हर डायलिसिस सेंटर में जो मरीज आके लेट रहा है, 17,000 रुपए का खर्चा हर मरीज पे एक दिन बाद है। जब तक वो जिंदा है कब्र में नहीं जाएगा। अगर वो 10 साल जिंदा है तो उस एक मरीज पे हमारा 3.5 करोड़ रुपए लग रहा है। अल्लाह। अगर वो मरीज 1 साल जिंदा है, उस मरीज पे हमारा 35 लाख रुपए लग रहा है। अगर वो मरीज महीने का उसका खर्चा जो है 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारा सियालकोट में आप देख लें, पंजाब में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोल लें। हम आप सोच सकते थे कि किसी का गरीब का बच्चा O लेवल स्कूल में पढ़ेगा। हमने पहला O लेवल स्कूल खोल दिया, 6ठा महीना है। 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ रहा है, क्लास में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए, AC लगाए, स्प्लिट लगाए, स्विमिंग पूल है, जिम्नाजियम है, जू है, तफरीक खत्म कर रहे हैं। अमीर का बच्चा पढ़ रहा है O लेवल में, गरीब का बच्चा जिस क्लास में सर्दियां गुजार के बैठा, खिड़की नहीं है, वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, स्वेटर उसके पास नहीं, जैकेट उसके पास नहीं है, और टीचर ने पीटना अलग है क्योंकि उसको क्या भाई। मैंने अभी टीचर जो हम लाए, हम सारे बीकन हाउस के प्रिंसिपल टीचर सब बीकन हाउस के हैं। हमने टीचरों से बोला भाई आप उसी नज़र से देखिएगा जैसे किसी सेठ के बेटे को देखती हैं। ये मत सोचिएगा आपके सामने जो बच्चा बैठा हुआ है किसी सब्जी वाले का बेटा है। तो हम तो बहुत अलग अलग देखें ना। आज हम फ्री ट्रांसपोर्ट क्यों चला रहे हैं? 9,000 रुपये कोई दे ही नहीं सकता बस का महीने का, सिंगल आदमी। अगर एक रिश्तेदार के अपने 4 बच्चों को लेकर आदमी बस में चला जाए, 2 बसें करके जाए, 2 बसें करके आए, तो 1,200 रुपये लग गए। ये मिनी बस का रेट है। तो इस शहर में, इस मुल्क में जो हो रहा है लोगों के साथ, डेंजर है। अब क्यों खामोश रहे? हमने आज मुर्दा खाना बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा, हमने O लेवल स्कूल बना दिया, हमने फ्री IT सिटी में 10.5 हज़ार लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। क्यों? कि ये तुम 2 लाख का कोर्स नहीं कर सकते, हमारे यहाँ फ्री में करो, घर बैठे $200 कमाओ, ताकि माशी तंगी खत्म हो। क्यों आप मोबाइल लेकर रोड पे खड़े होते 1 सेकंड में छिन जाता है? अगला डरता क्यों नहीं है कि मैं तो गन लेके खड़ा हूँ, तुम मुझे पकड़ोगे तो जलाओगे ना, जला देना। घर में सब भूखे बैठे हैं, तो मैं उनका दिफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भूख है, कयामत आई हुई लोगों पे। लोग मैयत दफनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, लोग बच्चों की फीसों के लिए रुस्वा हो रहे हैं। लोगों के हालात बहुत खराब है। ऐसी बातें जिसके बारे में वसीम ने भी कहा कि सच समझने में भी यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। फ्री लैब की बात करें, O लेवल्स के स्कूल की बात करें, ये मौजज़ा हो कैसे पा रहा है? कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं? मेरे साथ, हाँ सर इसी में फिर आप जो अपील भी करना चाहें ताकि फिर हम मेरे साथ पाकिस्तानी खड़े हैं। जब लोग मर रहे होते हैं ना, कि दरखास्तें लाते हैं कि यार ये हमारे टेस्ट करा दो जफर 2.5 लाख रुपए के, तो फिर मजबूर हुए हम वो मशीन लगाने के लिए। आज हमने पाकिस्तान में वो मशीन लगाई जो शायद अमेरिका के चंद अस्पतालों में होगी। मैं देखने वालों से यही अपील करूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में आपकी ज़कात, खैरात, इमदाद JDC को दें, महाना डोनेशन दें। हमारे महाना खर्चे 25 से 30 करोड़ के, सॉरी, वो कैसे पूरे होंगे भाई? हर डायलिसिस सेंटर का खर्चा 1.25 करोड़ है, दर्जनों तो डायलिसिस सेंटर हो गए। फिर लैब का खर्चा है 20 से 25 करोड़ रुपए। अभी से पिछले महीने $9 लाख की किट लगी है। अल्लाह। क्यों भाई? लोगों से पैसे नहीं ले रहे, हमें तो देने। और हमने पूरे पाकिस्तान में फ्री लैब खोलनी है, माफिया से बचाना है लोगों को। आप किसी भी लैब को देखें, आपको लगता है ना कोई सुनार की दुकान है, इतनी खूबसूरत, तो यार वो मैंने बता दिया क्यों खूबसूरत। हम तो नहीं डर रहे, वो माफिया हमारे साथ जो भी करे, हम लेकिन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हर माफिया से लड़ने को तैयार हैं। लड़ रहे हैं, रोडों पे खड़े, हजारों राशन बांट चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है एक राशन नहीं बांटा। राइट जनाब, तो जफर साहब से बातें करते जाए तो जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ बोलने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला इनको अपनी अमान में रखे, और सबसे ये दरख्वास्त भी कि ज़ाहिर इनको अपनी दुआओं में भी याद रखें, इनको, इनकी टीम को, इनके डोनर्स को, जो भी अपना किरदार अदा कर रहा है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मज़ीद हिम्मत और इस्तकामत दे कि वो इंसानियत की खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। तमाम तर तफरीक हर चीज़ से बाला तो होकर इंसानियत की खिदमत है। बहुत सारी चीज़ों के मैनी शाहिद हैं। वो लेबॉर्ट्री की उन्होंने बात की, मैं ज़ाती तौर पर खुद देख चुका हूँ। मुर्दा खाने की बात की, मैं ज़ाती तौर पर खुद देख चुका हूँ। A लेवल स्कूल्स की बात की, और बहुत सारी चीज़ें, शहर वगैरह मैं नहीं जा पाता, इकरार भाई देख चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी
ज़रूर ज़रूर आगे आइए, चाहते हैं तो अपने तौर पर तस्दीक कीजिए। हाँ। अभी ये बता रहे हैं नुमाइश चौरंगी पे कहाँ का क्या हो रहा है, वहाँ आइए देखिए, लेकिन प्लीज़ हाथ ज़रूर मजबूत कीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि मैं तो इस बात पर ज़रा मुझे कुछ इत्मीनान हुआ है कि मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है एदी साहब के बाद कि शायद कोई एक सिस्टम के साथ एक चीज़ और आगे चलेगी लोगों की फलाह के लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़फर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां रुखसत करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और JDC के हाथ मजबूत कीजिए। तमाम तफसीलात आपकी स्क्रीन पर आएंगे इंशाल्लाह।